हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के इस अमेजिंग सेशन के साथ के लिए आई वुड से। एंड दिस सेशन इज ऑफ पॉलिटी ऑल अगेन। एंड आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम जो फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं उसके अंदर हम लोग दो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर सकें, विच इज आर्टिकल नंबर 19 राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 20। तो बड़ा इंटरेस्टिंग से टॉपिक है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीएलडब्ल्यू का एग्जाम। बिकॉज वीएलडब्ल्यू के एग्जाम के अंदर आपके सिर्फ बहुत लिमिटेड सिलेबस ही मेंशन किया हुआ है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ें कि हम जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। लेवल ऑल तो बहुत ज्यादा नहीं होता वीएलडब्ल्यू का, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारे जितने भी अप टू सर्टेन लेवल जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग बेटर तरह से हो। और एक दो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आ भी जाता है तो भी हम इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू करते हैं फटाफट से। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल विच इज कॉल्ड एज ट्रिपल एस। ठीक है, सबके सब जानते हैं इसके बारे में, तो क्या ही बोलना। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ये कुछ एग्जाम्स है जो मैंने क्रैक किए हैं ओवर द ईयर्स एंड दीज आर मल्टीपल टाइम्स व्हिच आई हैव क्रैक्ड। और ये एग्जाम आगे यार मैं ऐड करना भूल गया था, तो ये अब ऐड कर दिया। ऑलराइट, सो नाउ ट्रिपल एस प्रोवाइड्स यू ग्रेटेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। यू कैन अटेम्प्ट फ्री टेस्ट, फ्री क्विजेस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डेली डाले जाते हैं। टेस्ट वगैरह तो आपको अवेलेबल होता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर सेवरल कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल। सेवरल एक्चुअली आई वुड से ऑल कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल जो भी आपके जेएनके के एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वीएलडब्ल्यू के रिगार्डिंग बात करें, आप केएस के जेके केएस के रिगार्डिंग बात करें, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट असिस्टेंट ब्ला ब्ला करके जितने भी आपके एग्जाम्स आते हैं सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। सो यू कैन गो एंड चेक दीज कोर्सेज आउट। काफी सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। देयरफॉर आई थिंक यू शुडंट बी मिसिंग टाइम इफ यू आर सीरियसली गोना बी प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कोर्सेज एंड ऑल। ठीक है, साथ ही साथ में यू कैन एक्सेस दिस ऐप, ट्रिपल एस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। क्लास पास डाउनलोड कीजिए एंड रेस्ट यू नो द प्रोसीजर बिहाइंड इट। ओके, चलो जी अब आते हैं सर मुद्दे पे, है ना। प्रमोशन वोशन सब कुछ हो चुका है। नाउ वी आर फाइनली कमिंग अप विद द कंटेंट इटसेल्फ। So we're going to start off with the rights to freedom. Rights to freedom, very very important rights। ठीक है, पर राइट को पढ़ने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा एक दो बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द आइडिया बिहाइंड इट। सबसे पहली बात तो ये आपके कहां से कहां देखने को मिलेंगे, तो आर्टिकल नंबर कहां से कहां आता है आपका 19 से लेकर आपके 22 तक क्या कहते हैं आपको राइट्स टू फ्रीडम देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक। सो आई थिंक थोड़ा मैंने गलत बोल दिया ना, और मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि हम लोग राइट टू फ्रीडम और हम लोग 20 आर्टिकल बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। राइट टू फ्रीडम के अंदर हम लोग राइट टू फ्रीडम के अंदर हम लोग आर्टिकल 19 और 20 के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, 21 एंड 22 विल सी लेटर ऑन। आर्टिकल 19 एंड 22 तक आपके आते हैं। आज हम लोग आर्टिकल 19 से शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड। देखो, सबसे पहली बात तो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1, देखो इसे बोलते हैं क्लॉज 19 क्लॉज 1। क्लॉज 1 मतलब 19 का पार्ट। और अगर फॉर एग्जांपल इसके आगे लिख दूं मैं 19 क्लॉज 1 आगे 1A 1B 1C ऐसे करके लिख दूं, इसे बोलते हैं सब क्लॉज, इसे बोलते हैं सब क्लॉज। तो 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1 के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है कि कितने आपके राइट टू फ्रीडम आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट्स टू फ्रीडम कितने देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बात बोलता है कि आपके 6 बेसिक राइट टू फ्रीडम आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिक राइट्स टू सिटीजन मिले हैं, 6 बेसिक राइट टू सिटीजन मिले हैं, नॉट राइट टू फ्रीडम, एक्चुअली बेसिक राइट्स टू सिटीजन मिले हैं। 6 आपके बेसिक राइट हैं, इसके अलावा भी आपके और अलग अलग राइट्स हैं, उनके रिगार्डिंग हम लोग आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो 19 आर्टिकल की बात कर रहे हैं अभी हम। 19 आर्टिकल के क्लॉज 1 में लिखा है कि 6 बेसिक राइट्स हैं। अब ये एक्चुअल में 6 नहीं है, एक्चुअल में 6 मतलब एक्चुअल में 6 है, लेकिन एक्चुअल में 6 हुआ नहीं करते थे। पहले होते थे सर 7, पहले होते थे 7, लेकिन जो 7 में से जो एक है वो क्या दिया गया, डिलीट कर दिया गया। जो 1 वाज डिलीटेड। ये कब हुआ, ये कब डिलीट किया गया, ये आपका किया गया आपका 1970 डिलीटेड इन 1978, 1978 में डिलीट कर दिया गया। और ये आपका किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका किया गया था। 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसे डिलीट कर दिया गया था। देखो पॉइंट जानने वाला ये है, ये हल्का सा अंडरस्टैंडिंग आप कर लो। फंडामेंटल ड्यूटीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे बाद में। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पहले 10 इंक्लूड की गई थी, इसमें एक आपका एडिशन हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 हो गई थी। और जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो कि आपका 19 से लेकर 22 के बीच में आते हैं, उसमें आपका 19th आर्टिकल जो बात करता है, 19th आर्टिकल में 7 के रिगार्डिंग बात की गई थी पहले, लेकिन इसमें से एक माइनस करके टोटल मिलाकर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, याद रखना ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 10 से 11 किया गया था 2002 में किया गया था, और ये जो 7 से 1 किया गया था ये आपका 1978 में किया गया था। ये बाद में भी आपको बताऊंगा, मैं रिपीट करूंगा इस टॉपिक, इस चीज को जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, पीछे चलते हैं वापस। हाँ, तो इसको रब कर लेते हैं।
आते हैं सर हम लोग वापस इस टॉपिक, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। इसके बाद आपका 19 क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 के अंदर, क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 के अंदर क्या मेंशन है? यहां पर मेंशन है रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस कि जो ये राइट टू फ्रीडम है, जितने भी हमारे राइट टू फ्रीडम आपको देखने को मिल जाएंगे, ये जो राइट है ना, ये लिमिट, ये ऐसा नहीं है कि उनका कोई लिमिट ही नहीं है और कहीं भी अप्लाई करते रहो, वो वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मेंशन किया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो, अगर आपका पीस ऑफ एन एरिया, मैं देखो सारी नहीं लिख पा रहा हूँ बिकॉज सारी आपके दिमाग में इतनी रहेंगी भी नहीं, तो आपको बस मेजरली बता रहा हूँ किसके रिगार्डिंग बात की गई है। अगर पीस ऑफ एरिया क्या हो रही है? खराब हो रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताता हूँ, कल क्या कहता, मैं अभी टिपिकल एग्जांपल लूंगा। कल का दिन पंजाब के इतिहास के अंदर एक थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लैक डे काइंड ऑफ रह चुका है। बिकॉज आपको अगर थोड़ा सा याद हो कि एक टाइम पर गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक वगैरह किया गया था, है ना, कुछ वगैरह कुछ काफी चीजें हुई थी। मैं उसके टॉपिक के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली कल मेरे को किसी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। तो आई रिमेम्बर कि बहुत मुश्किल से हम लोग उस जगह तक पहुंच पाए। द रीजन वॉज कि बहुत जगह क्या रखा था, ब्लॉकेट्स लगा रखे थे। ब्लॉकेट्स क्यों लगा रखे थे? कि आपको ये वाला एरिया पे आप जान सकते हैं, वाले रूट पे जान सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लाइक वहां पे एक मंदिर आता है, वहां पर एक गुरुद्वारा आता है, तो क्या पता वहां पे कोई रोष प्रदर्शन चल रहा हो, कुछ मिस हो सकता है इस चक्कर में। अब मेरे पास राइट है यार, मेरे पास तो राइट ऑफ फ्रीडम का, मेरा जहां जाने का मन करे मैं तो वहां जाऊंगा। मेरा जिधर भी जाने का, मेरे को इस रोड से जाना है, इस रोड से जाऊंगा, उस रोड से जाना है, उस रोड से जाऊंगा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? और तुम्हारे चक्कर में मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा वेस्ट हो रहा है। वाई दिस इज हैपनिंग? लेकिन अगर पीस ऑफ एन एरिया, अगेन वही बोल रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन है, पीस ऑफ एन एरिया अगर आपकी कुछ दिक्कत में आ रही है, देयरफॉर आपके इस राइट को कर्टल किया जा सकता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, ऑफ कोर्स। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बोले तो इसके बारे में तो मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो। आप लोगों ने तो इसको एक मिनट, सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये आपको मतलब आपने इससे ज्यादा अपने तो मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर इसको पूरा महसूस किया। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का अगर खतरा है, कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है या कुछ और हो रहा है, कोई मतलब कुछ मिसक्रिएंट्स वगैरह के रिगार्डिंग आपकी न्यूज सुनती है, वट एवर स्टफ इज देयर, तो आपको स्टेट बोल सकता है कि भैया आप तुम घर के अंदर ही रहो, तुम घर से बाहर मत निकलना क्योंकि यहाँ पर मामला खराब है। या फिर आज के लिए घर से बाहर निकलो, आज के लिए घर से बाहर मत निकलो। सेक्शन 144 इंपोज कर देते हैं कि चार से ज्यादा लोग आपस में मिल नहीं सकते, एसोसिएशन वगैरह नहीं हो सकती। दीज काइंड ऑफ स्टफ आर आउट देयर। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का खतरा, पीस ऑफ एन एरिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दोनों अलग अलग चीजें, याद रखना, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि आप खुद भी क्या कर रहे हो, कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिंग एन ऑफेंस, तो यार अगर मान लो आपको बोला कि मतलब आप ये फॉर एग्जाम्पल जनरल चीज ही है कि आप लोग कहते ना वो क्या बोलते, मेरे को वर्ड नहीं है, देसी वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसे, उद्यमी, चल छोड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पॉइंट इज कि आप फॉर एग्जांपल आप 4 लोग 5 लोग एक बाइक के ऊपर बैठकर मर्डर कश्ती नहीं कर सकते, ऐसा करके ये भी एक काइंड ऑफ राइट है। अब इफ यू आर क्रिएटिंग एन ऑफेंस, आपको 1 बार रोका, 2 बार रोका, 3 बार रोका, स्टिल यू आर क्रिएटिंग एन ऑफेंस, देयरफॉर क्या कर सकते हैं, उठा के आपको जेल में डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो फ्रीडम का अधिकार है, मुझे तो मेरा संविधान बोलता है कि भैया तुम जाकर कहीं भी जाकर घूमो, कहीं भी जाकर कुछ करो, तुम मुझे जेल में बंद ही नहीं कर सकते। लेकिन आपने ऑफेंस क्रिएट किया भाई साहब, ये भी समझने की कोशिश करो। तो पीस ऑफ एन एरिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, क्रिएटिंग एन ऑफेंस, इसके अलावा भी होता है ट्रैंक्विलिटी भी होता है, देन आपका डिफेमेशन होता है, पर वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मेंशन किया हुआ। अब ये तो हो गया आपके आर्टिकल 2 से आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेकर सब क्लॉज 6 तक के रिगार्डिंग बात होगी। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को ही एक्सप्लेन करूंगा इन 6 बेसिक राइट्स के बारे में। देखो ये ऑलरेडी मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको पहले ये वाला 2 से लेकर 6 बता दिए। अब मैं इसी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अंदर जो मैंने 6 बेसिक राइट्स के रिगार्डिंग मेंशन किया ना, तो 6 बेसिक राइट कौन से हैं, एक्चुअली 7 ही बता दूंगा आपको। 7 बेसिक राइट कौन से, इनको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। द वेरी फर्स्ट जो आपका आता है, ये आपका आता है, चलो ब्लू से लिखने, चलो ब्लैक से कर लेते हैं। ये आपका आता है सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाई जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, जो भी एक्सप्रेस करना चाहो कर सकते हो। देखो अगेन इसमें ना कुछ चीजें बहुत मतलब देयर आर सर्टेन बाउंडेशंस रिगार्डिंग इट, है ना, लिमिटलेस नहीं होते हैं कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा हाल ही फिलहाल में करीबन 2-2.5 सालों में आपको ये चीज देखने को मिली होगी कि बहुत सारे मैं पूरा नाम ले लूं, कामरा, इफ यू कैन हर्ड अबाउट कामरा। देन अगर आपने वीर दास के बारे में सुना हो, अगर चलो नाम तो ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपने इनके बारे में सुना हो तो इन्हें राइट टू स्पीच है, इनको राइट टू एक्सप्रेस है। ये कॉमेडी के तरवों पर इवन आई यूज्ड टू सी देम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉमेडी कंटेंट वगैरह बनाते हैं, गिग्स वगैरह बनाते हैं। तो इन्हें आप देखो ना 2-2.5 साल के अंदर ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉमेडियंस को किसी ना किसी केसेस के अंदर इनको जेल वगैरह में डालना पड़ा, या फिर इनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस लगाए गए। क्यों? क्योंकि ये समझने वाली बात है कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ भी मन में आ रहा बोल सकते हो,
कुछ भी मन में आ रहा है एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट ट्राई टू चेंज और ट्राई टू पुट अ नैरेटिव ऑन समवन. That's a problem. That's a problem. Like hate speech kind of stuff या फिर एंटी नेशनलिस्ट काइंड ऑफ स्टफ, वो सब चीजें आप नहीं बोल सकते. वो सब चीजों के अंदर क्या कहते हैं, देयर आर लिमिटेशंस बिहाइंड इट. ऑफ कोर्स देयर नॉट प्रॉपर लॉज, प्रॉपर सिस्टम, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिमार्केशंस वगैरह हैं और उसको पूरा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तो लोग बच भी जाते हैं. बट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दीज आर नॉट लिमिटलेस, ठीक है. बट ऑफ कोर्स या अप टू सर्टेन लिमिट, लाइक आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत राइट है. आपको जो मन आ रहा है, जहां मन आ रहा है वो बोल सकते हो, और जो मन आ रहा है जहां मन आ रहा है जो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी प्रेस फ्रीडम के रिगार्डिंग कोई राइट मेंशन नहीं किया हुआ, कि मीडिया होते हैं ना, मीडिया, उसके रिगार्डिंग कोई राइट मेंशन नहीं किया हुआ. लेकिन ये अज्यूम किया जाता है कि राइट टू स्पीच के अंदर ही आपकी क्या होती है, प्रेस फ्रीडम आती है. जो प्रेस को इतनी सारा फ्रीडम मिली हुई है कि कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो ये जो है आपकी फ्रीडम है ना, ये आपकी बेसिकली इसके अंदर आपकी मिली हुई है. इवन आपको बताऊं तो जैसे आपने इसी आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलता है आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 के अंदर आपका आया था. ये भी बहुत पॉपुलर एक्ट है और ये भी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है. वैसे देखो आपका जेकेपीएसआई के रिजल्ट के रिगार्डिंग अब तो आपको आ ही गया है ना, मतलब आपका जो लिस्ट एटलीस्ट वो तो आई गई, मतलब फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट तो नहीं आई, बट जो भी आपकी लिस्ट आ गई मार्क्स वाली, वो तो आपके पास आ गई. लेकिन मान लो आप एक डेढ़ महीने से वेट कर रहे थे, तो यू कैन गो एंड चेक, यू कैन फिल दिस आरटीआई, मतलब आरटीआई फाइल कर सकते हो. और आरटीआई फाइल करने के बाद आपको मिनिमम अराउंड 1 से लेके 2 महीनों के बीच में आपको रिप्लाई मिल जाता है. अगर इमरजेंसी बेसिस पर कोई मुद्दा हो तो 10 दिन के अंदर अप्लाई मिल जाता है, लेकिन ये तो अप्लाई नहीं आप कर सकते. तो 1 से लेकर 2 महीने के बीच में आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाता है उनकी तरफ से. एंड डेफिनेटली दिस इज कैन बी, ये वर्केबल होता है आइडिया, और ऐसा है, मतलब सच में आरटीआई बहुत अच्छे से काम करती है. वो अलग बात है कि हम लोग इतना ज्यादा यूज टू नहीं है वाई फाइलिंग आरटीआई एंड ऑल, ठीक है, ऐसे करके. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज आउट देयर विद दिस स्टफ, ठीक है, याद रखना. तो प्रेस फ्रीडम इसके अंडर आती है. वैसे आपको शायद मैंने बताया था, पता नहीं बताया था, एक होता है क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, सबसे पहले आपको बताया था शायद, यार जो मैं नाम नहीं याद आ रहा, इसे बोलते हैं अपन सेपरेशन ऑफ पावर्स. क्या सेपरेशन वर्ड ही भूल गया था मैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर होते हैं एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, देन आपके होते हैं लेजिस्लेटिव, और एक होते हैं आपके जुडिशरी. ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ये वैसे ये बोलते हैं इसको, ये इसी को बोलते हैं 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच पॉलिटिशियन ने दिया था, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन एक चौथा पिलर भी होता है जिसे बोलते हैं प्रेस फ्रीडम. ये किसी कहीं भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं अनऑफिशियली प्रेस फ्रीडम, या प्रेस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. चल छोड़ो, अगर नहीं बताया तो कुछ काम का नहीं जा रहा है ना, आप छोड़ सकते हो. आपके एग्जाम के लिए, लाइक VLW टाइप के एग्जाम के लिए तो कुछ काम का नहीं है, तो छोड़ सकते हो आप इसको. बाकी और टॉप लेवल के एग्जाम में काम आ जाता है. एनीवेज, नाउ कम्स टू आपका आर्टिकल नंबर नेक्स्ट वाला. तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये किसके रिगार्डिंग बात करते हैं. देखो आपने जो मन चाहा वो बोल लिया, अब जहां मन चाहे वहां पर आप जाकर अपनी दोस्ती यारी कर सकते हो, यानी कि फ्रीडम टू असेंबल, जिनसे भी मिलना चाहते हो उनसे मिल सकते हो. टू असेंबल पीसफुली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना. आप असेंबल तो कर सकते हो, पर पीसफुली असेंबल करना पड़ेगा, कुछ काम खराब नहीं करना. अब जैसे कि आप लोग जानते हो, इसका बिल्कुल एंटी, इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या लगता है, जैसे आपको बताया JNK के अंदर बहुत बार लग चुका है, क्या, आर्टिकल 144. आर्टिकल 144 जो है ये आपका, ये क्या बोलता है कि ग्रेटर देन 5 पीपल कांट असेंबल. 5 से ज्यादा लोग असेंबल नहीं कर सकते, भले वो पीसफुली हो, भले जैसा मर्जी हो, है ना, पीसफुली हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर 5 से ज्यादा लोग, दोस्त भी अगर 5 से ज्यादा लोग मिल रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम आउट देयर, ठीक है. 4 लोग मिले तो दैट इज फाइन विद दैट. इवन अगर आपको बताया तो सेक्शन 144 इंपोज हो गया था जब हमारे देश में कोविड वगैरह आया था ना, कोविड वगैरह के टाइम पर भी सेक्शन 144 इंपोज हो गया था कि बिल्कुल असेंबल नहीं कर सकते, है ना, ऐसे करके. चलो ये तो सिंपल से आर्टिकल है. आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी. किसके रिगार्डिंग बात करता है, ये बोलता है देखो भैया, जो बोलना था बोल लिए, जो मिलना था, जिनसे मिलना था मिल लिए, अब क्या करो, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. भाई उनसे मिल तो लियो, आप 5 से ज्यादा 10-12 लोग मिल गए, फॉर एग्जांपल मान लो मैं वहां पर आता हूं, या फिर आप कह लो कि चलो ट्रिपलेस की रिगार्डिंग बात करें तो ट्रिपलेस, फॉर एग्जांपल ट्रिपलेस है, ट्रिपलेस बोलते हैं कि आपको सब लोगों को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं, मान लो सुमित सर एक पार्टी बना रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं सुमित सर, और बोल रहे हैं हम खड़े होंगे पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, JNK के लिए. वैसे इतना सारा काम करते रहते हैं सर आप लोगों के लिए, तो मान लो पॉलिटिकल पार्टी में खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि राइट टू फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये वाली पावर किसके अंदर मिलती है, ये इसके अंदर मिलती है, एसोसिएशन या फिर कह लो यूनियन, तो यूनियन बना रहे हैं, है ना, यूनियन मोर्चा नाम क्या रखेंगे, एक फॉर एग्जांपल JNK, क्या कहते हैं, कुछ भी कह लो, JNK, अरे यार नाम क्या बोलते हैं, हम लोग को, यंग लोग को क्या बोलते हैं, JNK, अरे यार हद होगी, नौजवान सभा, ठीक है, JNK नौजवान सभा, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे कर लो, तो ये करके बना लिया एसोसिएशन. क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. आर्टिकल 19 के अंदर आपको ये छूट मिलती है कि आप जितने मर्जी एसोसिएशन चाहो वो आप बना सकते हो, यूनियन और एसोसिएशन. देखो इसके अंदर एक और पॉइंट भी आता है जो निकलकर ये थोड़ा सा
पिछले 1-2 साल में काफी इंपॉर्टेंट था, ये आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में ये आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह भी आपकी फॉर्म की जा सकती हैं, ट्रेड यूनियन आपकी फॉर्म की जा सकती हैं। ये आपका तो थोड़ा सा ये मेंशन इसके अंदर किया हुआ था। याद रखना इसके अंदर जो आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जो आपकी ना 97th अमेंडमेंट आपकी आई थी, 97th अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि आपका 2011-2012 के आसपास आपको देखने को मिला था। इसके तहत जो आपका 19 ये जो है ना 19 क्लॉज 1 का सी वाला पार्ट, इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले पार्ट को ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था। ठीक है, मैं आपको ना थोड़े दिनों के बाद जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसमें ना कुछ पार्ट क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, एक पार्ट को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें रिमूव की जा चुकी है। ठीक है, लेकिन आपको कभी और बताऊंगा, बस याद रखना ट्रेड यूनियन वगैरह सब जो है वो यहाँ पर आपकी बनती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और याद रखना है, इसके अंदर ये राइट नहीं मिला कि आपको राइट टू स्ट्राइक वाला राइट आपके पास कोई नहीं है कि यूनियन बना लिया आपने, चलो आप जाके धरना करते हैं, वो वाला राइट टू स्ट्राइक आपको बस नहीं मिलता है ना। अगर मतलब आप सुमित सर एक असेंबल बनाते हैं, प्रॉपर वो यूनियन बनाते हैं और अल्टीमेटली बोलते हैं कि हम जाकर वहां पे धरना करेंगे, तो वो राइट आपको नहीं मिला है, वो एक फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिला है। वो आपके पास दूसरे राइट्स हैं, ऑफ कोर्स यू कैन प्रोटेस्ट, लेकिन आपके पास वो फंडामेंटल राइट के तहत नहीं मिला है। ठीक है, याद रखना। देन सर आपका आता है, चलो मैं बार बार नहीं लिख रहा, अब मैं बता रहा हूँ आपका क्या कहते हैं आर्टिकल नंबर, ये आपका सब क्लॉज डी आपका आ रहा है, ये बोलता है क्या, ये आपका बोलता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भाई तुम्हें जहां मन कर रहा है वहां जाओ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जहां मन कर रहा है वहां जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किधर जाना है अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 महीने पहले मैं थोड़ा असम साइड घूम के आया था, बड़ा मजा आया सर, किसी काम से गया था पर बड़ा मजा आया, तो मैं कहीं भी जाके घूम सकता हूँ। हाँ, कुछ एरियाज वहां पर डेफिनेटली है, देखो अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा, पीस ऑफ एन एरिया, ट्रैंक्विलिटी ऑफ एन एरिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, वो वाले एरियाज जो होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो कि कहीं नागा बाबाज बैठे हैं या फिर कहीं नक्सलिज्म हो रहा है, तो भाई वहां थोड़ी जाने देंगे मुझे, वो मेरी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन उसके अलावा आप कहीं भी जा सकते हो, यू हैव नो बाउंडेशन आउट देयर, एंड आई हैव आल्सो ट्रैवल्ड, इट वाज रियली फन, यू कैन, आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, सो कहीं भी जाओ आपको कोई मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको पूरी देखने को मिलती है। ठीक है, देन आपका सर आपका आता है, देन आपका फ्रीडम ऑफ सीडीई ई के अंदर आपका मेंशन है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट। भाई मान लो यार मुझे इतना घूम घूम के मजा आ रहा है, मुझे मजा आया, फॉर एग्जांपल अभी असम के रिगार्डिंग बात करते हैं, मान लो चीरापुंजी के अंदर मेरे को बहुत अच्छी लोकेशन अच्छी लग रही है, तो यार अगर मैं चाहूं तो क्या मैं वहां पर घर ले सकता हूं? बिल्कुल रह सकता हूं। क्या मैं वहां पर परमानेंटली रह सकता हूं? बिल्कुल रह सकता हूं। क्या मैं वहां पर टेम्पररी बेसिस पर रह सकता हूं? बिल्कुल रह सकता हूं। तो फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट देखो क्या बोल रहा है, पहले आप कुछ भी बोल सकते हो, फिर आप कहीं भी असेंबल कर सकते हो, कहीं पे भी जाके यूनियन बना सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी पूरे के पूरे देश में घूम सकते हो, जहां जहां भी हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया आती है, इवन टू द लार्जेस्ट मतलब कह सको कि एकदम बॉर्डर लाइन तक आप जा सकते हो। अगेन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में नहीं आनी चाहिए, तो जहां तक भी आपको अलाउड है इन जनरल पब्लिक को वहां तक जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हो। हाँ, ये बात अलग है जब जेएनके का जो आपका सेपरेट आर्टिकल था, ठीक है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, अब तो जेएनके के अंदर भी कुछ एलिजिबिलिटी मिल चुकी है कि बाहर वाले लोग आके कुछ ना कुछ मैनर के अंदर दे कैन सेटल इन सम वे और दी अदर। अभी भी कुछ बीच में कुछ इंप्लीकेशंस रह गई हैं, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट, और कुछ टाइम के बाद ये सब चीजें भी रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन क्या कहते हैं 370 आर्टिकल से जब था आपका आर्टिकल चल रहा था उस टाइम पर जेएनके को छोड़कर, जेएनके वाज एन एक्सेप्शन, उससे इसके अलावा कहीं पर जाकर फ्री सेटल हो सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पंजाब के पटियाला में रहता हूं, तो मैं वहां पर जाकर जेएनके में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। हाँ, जेएनके में जो जम्मू में बैठ के आप लेक्चर लगा रहे हो, या फिर आप कश्मीर बैठ के लेक्चर लगा रहे हो, कहीं भी आप लेक्चर लगा रहे हो, लद्दाख से लेक्चर लगा रहे हो, वहां से आप पटियाला के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, कोई डाउट नहीं था इसके अंदर। तो दैट वाज द केस। लेकिन अभी थोड़ा सा सॉल्व आउट हो चुका है, कुछ बीच में छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, कुछ प्रूफ डालने पड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो चुकी है। नाउ कम्स आपका आर्टिकल नंबर एफ वाला पार्ट आता है आपका, कितने हो गए, 6वां आर्टिकल। देखो ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। मैं इसको चलो ब्लू से लिखता हूं, राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज ये अब तो राइट नहीं रहा। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या बोला है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी को आप होल्ड कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। मतलब डिस्पोज ऑफ मतलब आप किसी को दे सकते हो, वट एवर स्टफ यू वांट टू से, ये ऐसा करके आप कर सकते हो। कोई भी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो था ना, इसकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है, देखो अब सुनने में तो इतना बुरा लगता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बुरा था। क्योंकि हुआ क्या था, देखो आपको हल्का सा बिल्कुल बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूँ। हिस्ट्री के अंदर जब हम बात करें थोड़ा सा, तो एक सिस्टम आया था जमींदारी सिस्टम। एक था जमींदारी सिस्टम, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, बताओ जरा। जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, फटाफट से बता दो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पता होना चाहिए। जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? हाँ चलो, आपके वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में तो खाली फ्रीडम स्ट्रगल है, बट एटलीस्ट आपको बाकी सिलेबस के हिसाब से पता होना चाहिए। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, चलो देखो बताता हूँ, कॉर्नवालिस भाई साहब जो थे, कॉर्नवालिस भाई साहब जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आपका जमींदारी सिस्टम। इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे लोग क्या करते थे, मतलब अब जमींदार बेसिकली टिपिकली क्या होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, लैंड, उनके पास जमीन, उनके पास क्या होती है, बहुत सारा जमीन होती है, वो कुछ ना कुछ काम कराते हैं लोगों से, अगर नहीं ले पाते तो क्या करते हैं, उनकी जमीन अपने हड़प लेते हैं, समथिंग ऐसे कर लेते हैं।
तो क्या हुआ था ना हमारे देश में, इवन हमारे देश सब आजाद हो चुका था, उसके बाद भी जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था। अब यार अगर देश को देखो, देश हमारे नाजुक दौर से गुजर रहा था, बहुत सारे लोगों के पास खाने पीने को नहीं था, रहने को नहीं था, बहुत सी दिक्कतें वगैरह परेशानियां थी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिसी लॉन्च कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिसी लॉन्च कर रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये काम करो, ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम होगा। लेकिन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल फिलहाल नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। क्यों पावर नहीं है? बिकॉज अभी भी कौन लोग बैठे हैं, ये जमींदार लोग क्या होते हैं बैठे हैं। इनके पास क्या है यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल कि उनके पास 1,000 एकड़ की जमीन है। 1,000 एकड़ की जमीन है, ऐसे मान लेते 1,000 एकड़ की जमीन है, बहुत बड़ी जमीन होगी 1,000 एकड़। अब 1,000 एकड़ की जमीन है तो क्या हो जाएगा, उस एरिया का लोकल दादा कौन है, जमींदार। शायद लोकल दादा नहीं, इवन ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि स्टेट के ऊपर किसकी चल रही है, जमींदार की चल रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च करी, लेकिन यहां पर आते आते जो जमींदार चाहेगा वही होगा, बिकॉज यहां पर उसके पास बहुत सारी मतलब अलग लेवल की प्रॉपर्टी है, ऐसे करके। तो ये लोग क्या करने लगे जमींदार ना, इवन तो देश आजाद हो चुका था, लेकिन ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंडिया जो चाह रहा था लॉन्च करना, इसके अंदर क्या हो रहे थे, हर्डल बन रहे थे। और कुछ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज भी थी जो कि सबको पता था इट्स इलीगली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बट क्योंकि इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी वाज एन इनहेरेंट राइट पहले, और क्यों था, बिकॉज ये कॉर्नवालिस भाई साहब कह लो, फिर और भी बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स कह लो, उन्होंने जमींदार वगैरह को काफी ज्यादा एडवांटेज दे चुके थे। क्योंकि ये भी एक याद रखना, जमींदार लोग जो थे ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं किया था पार्टिसिपेट। ये बहुत प्रॉब्लम है कि हमारा जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ये कंक्लूसिव लाइक एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर रिवोल्ट था, जिसमें हर कस्बे के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर बड़े लोग और छोटे लोग नहीं देखने को मिले। छोटे लोग वॉज रिवोल्टिंग, बड़े लोग वॉज कि हाँ लड़ो लड़ो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक अच्छी सैलरी मिल रही है, ब्रिटिश ऑफिसर को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, पर हम जितना बजे चाहे तुम लोग को लूट सकते हैं। तो इससे पहले बेसिकली इंडियंस ही इंडियंस को लूट रहे थे, एंड जमींदार वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो जमींदार वगैरह ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके तहत जो ब्रिटिशर्स वगैरह उनको काफी ज्यादा फेवर करते थे, और फेवर के तौर पर दे आर गेटिंग एडवांटेज। अब ये होने लग गया कि यार ये इनकी जमींदारी सिस्टम को अगर मैंने अबॉलिश नहीं किया, तो हमारी जो हम लोग चाहते हैं देश को आगे ग्रो करवाना, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये बोला यार कि फंडामेंटल राइट नहीं तुम्हें देंगे, हमें ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारे से राइट छीना जा रहा है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं बन जाता, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज लाइक एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल काइंड ऑफ राइट बन जाता है, उसे हटाना, उसकी इंप्लीकेशंस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये बोला फंडामेंटल राइट नहीं देंगे, लीगल राइट कर देते हैं। और क्या होगा, इस बेसिस के ऊपर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ले भी सकती है, थोड़े पैसे देकर या वैसे ही ले भी सकती है, अगर उन्हें कुछ और डेवलपमेंटल चीजें करनी है तो। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया, थोड़ा ज्यादा बैकग्राउंड हो गया, बट एनीवेज याद रखना। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू वगैरह मतलब ये जमींदार वगैरह कुछ ज्यादा ही उछलने लग गए थे, तो इनकी जो उछलने वाले को सिस्टम को रोका गया, और बेसिकली ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इसको क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया, डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ये कर दिया गया। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो एक्ट था ना 1978 के अंदर हमारे देश के अंदर पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी जीती थी, नॉन कांग्रेस पार्टी यहां पर जीती थी। और अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब उसकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ द कंट्री कौन बने, कौन बने, इनका नाम है मोरारजी देसाई। ये वही जनाब है जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसे बोलते हैं निशान पाकिस्तान, ऑल्दो ये मोरारजी देसाई इंडियन है, लेकिन उनको मिल चुका है निशान पाकिस्तान। ये जो है ये हमारे देश के ओल्डेस्ट पीएम इज ऑल्सो देयर, ये हमारे देश के ओल्डेस्ट पीएम है, मतलब ओल्डेस्ट पीएम जो ओल्डेस्ट एज में बने, 78 साल की उम्र में ये पीएम बने थे। और इनका पीएम बनना एक्चुअल में तय नहीं था, जयप्रकाश नारायण जी को बनना था, लेकिन बाद में उनको कुछ पेट या अपेंडिक्स समथिंग लाइक दैट में उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, तो उनकी जगह जयप्रकाश नारायण की जगह ये बने थे। ये वही है जिनको क्या किया गया, इम्पीच भी किया गया, मतलब ये इनको हटा भी दिया गया था। ठीक है, इनको बाद में हटा भी दिया गया था, इम्पीचमेंट भी इनका हो गया था। अभी क्या होता है इम्पीचमेंट वगैरह छोड़ो, आप रहने दो, है ना, जब भी अगर मैं उस टॉपिक तक अगर हम पहुंचेंगे तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, VLW वगैरह में तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए आपका आ सकता है। डिलीट बाय 1471। अच्छा एक चीज याद रखना, ये डिलीट तो कर दिया गया, फंडामेंटल से डिलीट कर दिया गया, बट इसी अमेंडमेंट के थ्रू इसे क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, इसे बना दिया गया लीगल राइट। ठीक है, नाउ इट इज लीगल राइट। और ये लीगल राइट किस आर्टिकल में बना, तो ये आर्टिकल नंबर 300A के अंदर आपका बन गया, ये भी याद रखना, आर्टिकल 300A के अंदर ये आपका लीगल राइट बन गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नाउ इट्स अ लीगल राइट, इट्स नॉट फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट। लीगल राइट देखो आपको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कब बताया था मैंने आपको, पर मैंने आपको बताया था कि लीगल राइट अलग होते हैं, फंडामेंटल राइट अलग होते हैं। आई हैव एक्सप्लेन दैट। फॉर एग्जांपल लीगल राइट के अंदर अगर बात करें, राइट टू वोट इज आल्सो लीगल राइट, राइट टू वोट इज आल्सो लीगल राइट। तो लीगल राइट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डिनरी राइट आउट देयर। ओके, चलो अब आते हैं हमारे पास लास्ट जो हमारा एफ के बाद क्या आता है भाई, जी आता है ना, जी। ओके, जी फॉर वेरी वेरी, मजा आ रहा है ना, गुड। ओके, ये अपने पास राइट आता है, इसे बोलते हैं अपन राइट टू फॉलो
ये राइट आप सब लोगों के पास में है, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग आपके नहीं कर पाए, वो बात अलग है। ओके, राइट टू फॉलो प्रोफेशन, राइट टू फॉलो प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, ऑफ चॉइस मतलब आप जो भी बनना चाहते हो, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो। आपको जेके से भी निकालना है निकाल लो, जेके आपको जेके देना है वो निकालो, सिविल सर्विस देना है वो निकालो, आपको सेंट्रल सीपीओ सेंट्रल लेवल के ऊपर एसएससी सीपीओ निकालना है वो निकालो, है ना। कुछ भी आपका मन कर रहा है, यू हैव प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। अगर आपको टीचर बनना है टीचर बनो, अगर आपको यूट्यूब चैनल लॉन्च करना है यूट्यूब चैनल लॉन्च करो, कोई आपको रोक नहीं रहा। वो बात अलग है कि 11th-12th के अंदर अगर आपका मन था कि आप आर्ट्स लो, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आते थे तो आपको फोर्स किया गया कि आप साइंस लो या फिर आप कॉमर्स लो, ऐसा कुछ करके, ठीक है। वो थोड़ी अलग बात है ना, वो तो मतलब इनहेरेंट है, वो तो चीज ही है, बट यू हैव द राइट टू चूज द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। ये कहां से निकल कर आता है पता है आपको? ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आता है? ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री हल्की सी पढ़ी है तो हिस्ट्री तो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, इस चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, इफ यू हैवंट स्टडीड देयरफॉर आप जाके देख सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड के अंदर आप लोग पढ़ते हैं ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे बड़ा वेदा यही है, सबसे ओल्डेस्ट वेदा भी यही है। आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे क्या आते हैं? मंडल्स आते हैं, 10 मंडल्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और 10 मंडल के अंदर एक आपका मंडल आता है, मैं आपको नंबर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसके अंदर एक आपने पुरुषा सुक्ता पढ़ा होगा, पुरुषा, एक मिनट, पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता, पुरुषा सुक्ता आपने पढ़ा होगा। इस पुरुषा सुक्ता के अंदर आपने पढ़ा होगा एक आता है वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम आता है, ठीक है। वर्ण सिस्टम के अंदर क्या बोला था कि आपके कितने क्या है, आपके कुछ हैं मतलब ब्राह्मण है, कुछ आपके क्षत्रिय हैं, देन आपके कुछ वैश्य हैं, देन आपके शूद्र हैं। ये जो था ना, ये बेसिकली काम के बेस पर डिसाइड होता था कि फॉर एग्जांपल शूद्र लोग जो हैं, जो फॉर एग्जांपल शूद्र लोग हैं वो क्या है इसके स्लेव काइंड ऑफ पीपल आउट देयर। तो ये काम के बेस पर डिसाइड होता था, तो वो लोग कुछ और काम नहीं कर सकते। वैसे ऐसा नहीं था, ऋग्वेदा के अंदर ऐसा नहीं था, फ्लेक्सिबल सिस्टम था वो बिल्कुल, कि एक ही फैमिली के अंदर एक इंसान शूद्र भी हो सकता है, एक इंसान ब्राह्मण भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो अलग बात है कि जब बाकी लेटर वैदिक पीरियड आया, उस लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये क्या हो गया? फिक्स सिस्टम हो गया। और आज भी ये सिस्टम अब तो एक प्रेवलेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आज से मतलब आज मतलब मैं कह रहा हूँ कि आज से 100-200 साल पहले अगर आप देखो तो ये सिस्टम भी प्रेवलेंट था। तो ये उसको खत्म करने के लिए बेसिकली बोला कि आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप जो भी चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। याद आ गया आपको? आई थिंक समझ आ गया आपको चीजें। चलो बहुत बढ़िया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आर्टिकल और समझ लेते हैं। हाय राम, बहुत गर्मी हो रही है यार, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे अराउंड 46 के आसपास चल रहा है टेम्परेचर। इवन मतलब रिकॉर्डिंग करने टाइम पर पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग लाइक टू डिफिकल्ट, है ना। मतलब ऑलमोस्ट बंद ही है पंखा, ऑलमोस्ट बंद है, क्या बोल सकता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। चलो कोई नहीं। आर्टिकल नंबर 20, ओके। देखो पहले बता दूं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये ऐसे आर्टिकल है जो कि आपके इमरजेंसी के टाइम पर भी इंटैक्ट रहते हैं। तो ये तो एक गार्ड बांध के चीज याद रख लो कि दिस कैन नॉट बी, मैं आपको लिखवा दूंगा अभी पॉइंट, दिस कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब इसमें क्या खासियत है समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 20 जो है ना, ये बेसिकली बात करता है, ये प्रोहिबिट करता है। क्या करता है? प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स। क्या प्रोहिबिट? प्रोहिबिट मतलब रोकथाम, है ना, प्रोहिबिशन। जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड ऐसे करके बोलते हैं ना, एरियाज के अंदर लिखा होता है। ये प्रोहिबिट करता है, तीन चीजों के रिगार्डिंग ये बात करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली चीज के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज क्या है आपकी? ये बात करता है सर एक्स पोस्ट फैक्टो, एस पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल, क्रिमिनल, क्रिमिनल लेजिस्लेशन। अरे यार पता नहीं सर क्या क्या बोल दिया, ये तो कुछ हवा ही नहीं लगी, कितना अजीब सा वर्ड है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनलाइजेशन। अरे समझो कुछ नहीं है, मजेदार मजेदार एकदम बढ़िया। देखो पहले इसको ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ये चीज सीखनी चाहिए, बिकॉज आप कुछ भी और भी चीजें पढ़ोगे आपको चीज काम आएगी। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? कानून, है ना, ऐसे मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, या लेजिस्लेशन मतलब कानून। क्रिमिनल का मतलब आप लोग पता ही है, एस्ट पोस्ट फैक्टो। देखो अच्छा, पोस्ट का मतलब क्या है? पोस्ट देखो वैसे तो ये पोस्ट का मतलब एक पोजीशन से होता है, पर यहां पर पोस्ट का मतलब है डेट से बात हो रही है, डेट से बात हो रही है, ठीक है। तो पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर डेट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स मतलब जो जा चुका या जा चुकी, ठीक है। चलो क्या बात करूंगा, एक्स मतलब क्या? जो पहले के डेट है, मतलब एक तरह की कह सकते हैं कि हम लोग जो बैक है, बैक डेट है, या फिर जो आपका हिस्ट्री कह लो, ऐसा कुछ कह लो, पास्ट कह लो, है ना, कहते हैं ना बहुत हैवी पास्ट है, ठीक है, सबका होता है, टेंशन मत लो, सबका होता है। तो बैक डेट हो गया। तो ये कुछ ना कुछ बात कर रहा है, बैक डेट लॉ के रिगार्डिंग बात कर रहा है कुछ ना कुछ। अब देखते जरा क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है यार, फॉर एग्जाम्पल आज तारीख कितनी है? आज तारीख कितनी है यार? आई थिंक 7 तारीख है ना, 7 तारीख, हाँ 7 तारीख आज। तो 7 जून चल रहा है ये 2022, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यार मैं आज एक कानून बोलता हूं, एक कानून बनाते हैं। क्या कानून बनाए? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, चलो हमने भी ब्रेकअप थोड़ी सी रिगार्डिंग बात करी, तो ऐसे करते हैं। तो यार अगर कोई इंसान किसी को धोखा दे देगा, चीट, अगर किसी इंसान ने किसी को चीट किया, लड़के ने लड़की को चीट किया, लड़की ने लड़के को चीट किया, अगर कोई चीट करता है किसी इंसान को, किसी का दिल तोड़ देता है, अगर ऐसा दिल टूट जाए,
अगर दिल तोड़ा किसी ने, है ना, दिल तोड़ा तो क्या होगा, आपको सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, मान लेते हैं आपको 1 साल की सजा मिलेगी। काफी है क्या, तो थोड़ा कम कर देते हैं यार, है ना, कोई नहीं, कभी तो अपना था, ठीक है, तो 1 महीने की सजा दे देते हैं, 1 महीने की जेल, ठीक है, 1 महीने की जेल, ये है आपका, ये आपकी सजा है। अब सुनो मेरी बात, मान लेते हैं जस्ट एक मानने की बात कर रहा हूं, ये मेरा मन कह रहा है कि 1 मंथ की जेल होनी चाहिए, 1 मंथ तो उसे पूरा एकदम मतलब कहीं जहन्नुम में फेंक दो उसे 1 मंथ के लिए, बिकॉज उसने मेरा क्या करा, दिल तोड़ा है। लेकिन मान लेते हैं 7 जून तो आज है ना, इससे पहले जब मैं ये चीज सोच रहा हूं, इससे पहले 1 दिन की सजा पहले ही मिलती थी, मैं मान के चल रहा हूं, बस एक रैंडम आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा फन वे में चल रहा है तो अच्छा, आपको सीखने का आना चाहिए ना, याद रखोगे हमेशा जिंदगी में, ये टॉपिक वैसे भी हमेशा याद रहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 दिन की सजा पहले से थी, कि मतलब अगर किसी इंसान ने आपका दिल तोड़ा तो आप उसे 1 दिन की सजा दे सकते हो, कब, 7 जून से पहले। अब 7 जून को आपका दिल टूट गया, ठीक है, पता नहीं शायद किसी का सच में टूट गया, है ना, तो 7 जून को किसी का आज का किसी का दिल तोड़ दिया, अब आपको बहुत सारे काम खराब लग रहा है, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने बोला कि देखो मैं तो जाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर और मैं क्या करूंगा, एक नया लॉ पास करवाऊंगा, बिकॉज मेरे पास अथॉरिटी है, मैं लॉ पास करवाऊंगा, और आप जाकर लॉ पास करा भी देते हो कि यार जो भी किसी ने भी मेरा दिल तोड़ा, किसी ने भी किसी का भी दिल तोड़ा, अगर प्रूफ हो गया, धोखा दिया किसी ने किसी को, तो 1 मंथ की जेल होगी। लेकिन याद रखना, देखो एक केस रखते हैं, एक केस है इधर चोमू जो फंसने वाला है, चोमू नंबर 1, ठीक है, जो फंसेगा, जो कि मतलब यहां पर क्रिमिनल काइंड ऑफ क्या है, जिसने आपका दिल तोड़ा है। एक चोमू और है, चलो यही इंसान, इस चोमू को एक ही रखते हैं, एक ही चोमू रखते हैं, ये चोमू 1, ये भी चोमू है, ये भी चोमू है। 7 जून से पहले अगर इस चोमू ने किसी का भी दिल तोड़ा होता तो कितनी सजा मिलेगी उसे, 1 दिन की सजा मिलेगी। 7 जून के बाद जब ये एक्ट क्या हो चुका है, ये एक्ट मतलब ये लॉ क्या है, एक्ट बन चुका है। मतलब एक्ट कैसे बनता है, देखो आप लोकसभा में पेश करोगे, राज्यसभा में पेश करोगे, दोनों से पास करवा लोगे, फिर आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे, जैसे ही प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो ये जो बिल था वो क्या बन गया, आपका एक्ट बन गया। जैसे ही एक्ट बन गया मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरी पूरी अच्छे से हो गई। अब मान लेते हैं कि अब तारीख होगी फॉर एग्जांपल 10 जून। अब 10 जून की तारीख को अगर ये चोमू, या फिर कहते हैं अगला साल कर लेते हैं, कोई भी कर लो, चलो अगस्त मान लेते हैं, 1 अगस्त को जाकर अगर ये चोमू किसी का दिल तोड़ेगा, अब सजा किसको कितने को मिलेगी, 1 महीने की सजा मिलेगी, 1 महीने की सजा मिलेगी। लेकिन यार मेरा दिल टूटा था इस इंसान ने, तो मैं तो चाहता हूं इसे 1 महीने की सजा मिले, तो मैं क्या बोलूंगा जाकर, इतना समझ आ गया ना आपको, सुनो बस, यार इसने मेरा 7 जून को दिल तोड़ा, तो आप इसे 1 महीने की सजा दे दो। क्या पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप बैक डेट पर जाकर ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसने जो दिल तोड़ा था वो 7 जून को, मतलब इसने जो जब इसने दिल तोड़ा था आपका 7 जून को, जब आपने दिल तोड़ा था, तब तक ये वाला जो एक्ट था, ये जो कानून था, ये पास नहीं हुआ था। अगर पास हो गया था फिर तो आपको इसको 1 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन जब इसने आपका दिल तोड़ा, तब अगर 7 जून नहीं थी, फॉर एग्जांपल मतलब 6 जून को दिल तोड़ा, 5 जून को दिल तोड़ा, या फिर 1 साल पहले दिल तोड़ा, तो उस टाइम पर क्या देखने को मिलता है आपको कि ये जो उस टाइम पर इसके लिए सजा थी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 दिन के लिए सजा थी, तो इसको 1 दिन के लिए सजा ही मिलेगी, डजंट मैटर हाउ मच हीनस क्राइम ही और शी हैज डन, ठीक है। देखो ये तो मैं बहुत फन में बता दिया, इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा निर्भया केस के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले जो थी ना, रेप के लिए आपकी जो कैपिटल पनिशमेंट जो कि फांसी की सजा है ना, वो प्रॉपर तरह से मेंशन नहीं की गई थी, मतलब थी ही नहीं सजा। इसके बाद जाकर अब जो सर्टेन प्रोविजन ऐसे आ गया कि आपको फांसी की सजा मिल सकती है। अब आप पूछोगे कि ऐसा सजा क्यों, फिर फांसी की सजा क्यों दी गई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे और भी क्या कहते हैं आपके चार्जेस लगे हुए थे, इवन मर्डर वाज आल्सो चार्ज, बिकॉज उसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई थी। बट इससे उस टाइम तक जो निर्भया केस आपको देखने को मिला, उस टाइम तक आपको सिर्फ कोई इंसान क्या कहते हैं रेप कमिट करता है तो उस केस के लिए आपको कैपिटल पनिशमेंट की सजा नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिलने लग गई है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बैक डेट के ऊपर कोई लॉ फोर्स नहीं होता। आई होप आपको समझ आ गया। थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूं इसके लिए, दैट इज नो क्रिमिनल कैन बी punished can be given can be punished, एक मिनट, नो क्रिमिनल लॉ, इसलिए उल्टा लिख दिया मैंने, नो क्रिमिनल लॉ कैन बी given force from a back date, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना तो मैं भी लिख दूं कि दैट इज नो वन कैन बी पनिश्ड, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसी को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। नो वन कैन बी पनिश्ड more than what was mentioned, हाँ ठीक है, what was mentioned
what was mentioned या कह लो what was defined, I think defined is what better word, defined in the law कब, when the crime was committed, जब क्राइम कमिट हुआ था, जिस डेट पर क्राइम कमिट हुआ था उस डेट के ऊपर, उस डेट में या उस डेट पे क्या लॉ के हिसाब से क्या सजा दी जानी चाहिए थी, उतनी ही सजा मिलेगी। अब वो 2 साल चले, 3 साल चले, 10 साल केस चल जाए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, ओके, व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। ऑलराइट, चलो ये तो होगी आपकी कहानी, ये तो होगी सर आपकी पहली चीज। अभी तो 2 चीजें और पढ़ी हैं, जरा समझते हैं सेकंड वाली इतनी कोई ज्यादा तो पढ़ी नहीं, आराम से समझ लोगे। ये क्या बोलता है, ये बोलता है सर, अच्छा याद रखना यार, ये जो चीज है ना, ये सिविल लॉ के लिए वैलिड नहीं है, नॉट फॉर सिविल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ के लिए वैलिड है, इसलिए मैंने क्रिमिनल वर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, नॉट फॉर सिविल लॉ के लिए नहीं। सिविल लॉ मतलब जो हो गया बाकी मैरिजेस वगैरह आ गए, डिवोर्स वगैरह, सबके आपके ये तो पर्सनल लॉ भी आ जाते हैं, बट सिविल लॉज ही आगे ऐसे करके। ओके, तो आपको क्या आ गया, देन सेकंड वाला पॉइंट आता है आपका, हाँ, डबल जेपरेडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ना इवन यूपीएससी तक के लेवल में पूछा जा चुका है कि डबल जेपरेडी किस आर्टिकल में आता है, एंड इट इज लाइक सो इजी क्वेश्चंस, बट यस पूछे जाते हैं, ठीक है। डबल जेपरेडी, ओके, डबल जेपरेडी के बारे में यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला गया कि डबल जेपरेडी का मतलब क्या होता है कि एक बार जो चीज हो चुकी है उसको दोबारा कर दिया, एक बार जो चीज हो चुकी है उसे क्या कहते हैं, दोबारा यहाँ पर उसकी फिर से क्या हो रही है, रीअकरेंस हो रही है। तो इस प्रकार की रीअकरेंस, ये क्या कहते हैं, इसे गलत बोला गया है हमारे आर्टिकल नंबर 20 के अंदर। ये बोला गया है कि कोई भी इंसान जिसे एक बार एक क्राइम के लिए सजा दी जा चुकी है उसे आप दोबारा सजा नहीं दे सकते सेम ही ऑफेंस के लिए। तो बस वही लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। इट मीन्स नो पर्सन, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड more than once for the same offense, एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते। हाँ, ऑफेंस अगर दूसरा होगा therefore you can definitely try him on the other case also, ठीक है। ये वैसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है, उसके तहत पर ये मेंशन किया जाता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सर, नेक्स्ट आपका आता है जिसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, क्या हो गया, एक मिनट, क्या था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। यस, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। ये है, आपने ना फिल्मों में देखा होगा, और स्पेशली ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर बहुत होता था, बहुत मतलब काफी ज्यादा होता था, और ये तो अभी भी दिखाते हैं। इसे बोलते हैं 3rd डिग्री का गलत इस्तेमाल जब करती है क्या कहते हैं, पुलिस, ठीक है। क्या बोलता है ये बोलता है यार कि ये इसे कभी बार ना घुमा फिरा के ऐसे ही बोलते हैं, राइट टू रिमेन साइलेंट। इसको कभी बार इस तरह से मेंशन करते हैं, राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या बोलता है, देखो यार, मान लो आपने कोई क्राइम कमिट किया, मान लो आपने क्या करी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कि आपने चोरी करी, अब दिल चुराया, जो मर्जी चुराया, अपने आप एज्यूम कर लो चोरी की, बस में आपने चोरी करी है, लेकिन इसका कोई प्रूफ मिल ही नहीं रहा। आपने चलो ऐसे करते हैं, चोरी रहने दो, आपने कभी क्राइम पेट्रोल वगैरह कुछ देखा होगा ना, आपने देखा होगा कुछ मर्डर होते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग से मर्डर होते हैं, जैसे बहुत सारी फिल्म वगैरह भी आती हैं। उस मर्डर के केस में क्या हो रहा है कि मतलब कोई सबूत मिल ही नहीं रहा आपके खिलाफ, दुनिया जानती है, आप जानते हो, पुलिस जानती है कि भाई आपने खून किया, लेकिन वो कोई केस मिल ही नहीं रहा। देखो उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक बड़ा ही लेटेस्ट अभी आई थी, रुद्रा करके वेब सीरीज आई थी, है ना, रुद्रा करके वेब सीरीज आई थी, अच्छी वेब सीरीज थी। इसके अंदर आई थिंक जो स्टार्टिंग में, मुझे याद नहीं आ रहा, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, ठीक है, और वेब सीरीज वगैरह में शी यूज्ड टू प्ले अ रोल। मुझे याद नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में थोड़ा साइकोपैथ वाली जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया ना, वो अपने माँ बाप को खुद मार देती है, लेकिन कोई भी एविडेंस मिलता ही नहीं है। शी इज सो शार्प कि कोई एविडेंस मिल ही नहीं पाता उनके खिलाफ। एक दो मिलता भी है, लेकिन बाद में जो रुद्रा बीइंग अजय देवगन, वो उसे खुद ही डिस्ट्रॉय वगैरह काइंड ऑफ कर देते हैं। कुछ यहाँ पर अलग सा केस, मैं कोई वेब सीरीज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट समझ लो आप, मतलब क्या हो रहा है, सबको पता है लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। तो क्या करती है पुलिस इस केस में, क्या करती है कि भाई देखो ऐसा है, हमें पता है, हम तुम्हें उठा लेंगे, उठाकर कहां पर लेके जाती है, जाएंगी जेल में, और जेल में जाकर क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जिसे बोलते हैं अपन 3rd डिग्री। तो 3rd डिग्री देने की यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश की जाती है, मार के, बेटा तूने किया, नहीं भी किया होगा तो भी कोई ना कोई बकरा उठा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो कि टेररिस्ट है, नहीं पकड़ा जा रहा, किसी अपना आम नागरिक को उठा लिया और पकड़ के पीट के ये बस बुलवा लिया कि हाँ भाई तू ही टेररिस्ट था। इससे क्या होता है, उनका नाम तो बच गया। पर ये चीज ये किसके खिलाफ हो रही है, इस इंसान के खिलाफ हो रही है, जो भी इंसान यहाँ पर पिट रहा था। ये तो इसकी फ्रीडम ऑफ राइट के खिलाफ है, इससे फंडामेंटल राइट के खिलाफ, इसकी फ्रीडम के खिलाफ है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला चीज यहाँ पर मेंशन की हुई है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस।
ये क्या बोलता है जरा समझने की, मैं थोड़ा लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ. इट सेज कि इट मीन्स नो पर्सन कैन बी forced to act as a witness against विटनेस या फिर क्या एविडेंस कह लो अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हाटएवर स्टफ इज, जो आप लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो. ठीक है, याद रखना कि मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि मतलब कोर्ट में जाकर आपको मार मार के बोला कि यार हाँ मैंने खून किया है मुझे फांसी दे दो, अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया तो कोर्ट उसको मानेगा नहीं, वो बोलेगा कि भाई सबूत तो लाओ उसके साथ, भाई तुम तो मार मार के बुलवा लोगे ऐसे तो करके. तो ये खुद आप अपने विटनेस नहीं बन सकते, आप खुद अपने आप के बारे में ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड से कि यार हाँ मैंने खून किया है, बट आपको प्रूफ करना पड़ेगा. आप कोई भी देखो ना, कोई भी वेब सीरीज देखो या कुछ भी देखो, आपको वो हमेशा बोलते हैं कि अच्छा आपने खून किया है, बताओ कैसे किया, बताओ. हम लिखना शुरू कर देते हैं कि कैसे कैसे किया, फिर उसके आपके वो उसको प्रूफ को तलाशेंगे, देन दे विल प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट एंड देन आपको सजा मिल जा सकती है. लेकिन आप एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ नहीं कर सकते, आपके खिलाफ कोई और विटनेस होना चाहिए, कोई ना कोई और सबूत होना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी ना बोलो, है ना. राइट टू रिमेन साइलेंट, मैंने जस्ट बोला कि राइट टू रिमेन साइलेंट का मतलब ये भी नहीं कि अगर पुलिस आपसे कुछ पूछताछ करने आ रही है तो वो नहीं कर सकती, ये गड़बड़ हो जाएगा. बिकॉज पुलिस के पास भी एक अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरह से करे. तो याद रखना, बट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जितना मर्जी चाहे वो बार बार आपको तंग भी कर सकते हैं और कह सकते हैं आपके मतलब वेरियस टेस्ट आर ऑल्सो अलाउड. मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा नार्को टेस्ट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, हाँ नार्को टेस्ट ही बोलते हैं, पता नहीं कौन सा होता है जिससे सच वगैरह पता लगा लेते हैं. तो अगर मान लो आपको सब कुछ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपको हमें इतना पता है कि यार खून आपने किया, कहीं ना कहीं से पुलिस को ये लग रहा है कि ये किया और बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, तो क्या कर सकते हैं कि आपका वही टेस्ट करा दो, नार्को टेस्ट समथिंग बोलते हैं, नार्को टेस्ट वगैरह करा दो, आपको वो सिडेटिव खिला देते हैं या पिला देते हैं. उससे क्या होता है कि आप सच ही बोल पाते हो, जब भी पूछेंगे आप सच बोल दोगे. तो वो टेस्ट वगैरह आपके अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बड़ा केस हो गया. लेकिन इससे पहले भी अगर आपके फिंगरप्रिंट चाहिए तो फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, अगर आपका ब्लड टेस्ट चाहिए तो आपका ब्लड सैंपल ले सकते हैं, डीएनए ले सकते हैं, ये आप मना नहीं कर सकते. फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस थिंग यू कैन ऑफ कोर्स गो अबाउट दिस स्टफ एज आल्सो. ठीक है, याद रखना. अब याद रखना भाई, आर्टिकल नंबर, ये मैं आज भी लिख रहा हूँ, ये मैं कल भी लिखूंगा. आर्टिकल नंबर 20 और 21, मैं दोनों लिख देता हूँ साथ में, 20 एंड 21 can't be abolished या can't be suspended is a nice word, suspended during the time of emergency. तो भले हमारे देश में क्या लग जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए या फिर इमरजेंसी लग जाए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तब भी ये राइट आपके साथ हमेशा रहेंगे ही, जिससे कि हम ये बोलते हैं कि आपके साथ कोई गलत चीज नहीं होगी, आपको उठा के कोई पुलिस उठा के जेल में डाल दे या कुछ कर दे, वो कर दे, सिनेरियो कर दे. तो जेल में डाल ही सकती है, वो राइट आपका पुलिस के पास रहता है, लेकिन आपके साथ जेल में कुछ गलत नहीं कर सकते इस प्रकार के इन सिनेरियोस के अंदर. ठीक है, आर्टिकल 20-21 कैन बी सस्पेंडेड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी. हाँ यही है, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो विद दिस आज हमारा टॉपिक यहीं से समाप्त रखेंगे. ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा मैं फास्ट हो गया. ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम. थोड़ा सा ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है ना, तो गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है तो दिमाग में चढ़ जाती है ऐसे करके. ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द वेरी एंड. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके पर्सनली रिप्लाई करता हूँ. एक दो चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार कमेंट्स बहुत ज्यादा कम हो गए. ठीक है, कमेंट्स बहुत ज्यादा कम हो गए, तो क्यों कम हो गया मुझे नहीं पता. और दूसरी बात, थोड़े से व्यूज वगैरह में भी क्या कहते हैं आपका ड्रॉप आया. तो अगर अब लोग पसंद तो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वाइक आप लोग कर देते हो, लेकिन लाइक के साथ कमेंट वगैरह भी किया करो, बता दिया करो कि इसमें कुछ दिक्कत है, परेशानी है. नहीं भी तो जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर दिया ही दिया करो. तो ये टॉपिक, ये चीजें थोड़ी सी आप ना ऐसे मतलब इंटरेक्टिव बनाओ. इट शुड बी लाइक अ लाइव क्लास इटसेल्फ, है ना. मतलब ये लाइव वाली क्लास की फीलिंग आनी चाहिए कि एज इफ वी आर एक सामने बैठ के क्लास लगा रहे हैं. बहुत सारे लोग, मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, बहुत सारी देवियां जी हैं और बहुत सारे एक दो कुछ लोग भी हैं, मतलब कुछ मतलब भाई लोग भी हैं और बाकी देवियां भी हैं. ये लोग रिलीजियसली लाइव क्लास के अंदर आते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर डेली हाई हेलो लिखकर और प्रॉपर जैसे मैसेज करते हैं. और मैं आई एम वेरी वेरी श्योर कि अभी भी आप लोग उस कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग होंगे. सो आई रियली वांट टू थैंक यू सो मच फॉर यू नो, मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे इंटरेक्टिव करके. अदरवाइज इट्स वेरी बोरिंग टू ना ऐसे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर वो क्या मजा आता है ना. तो लाइव क्लास इस तरह से होगी ना, ज्यादा बेटर रहता है. ठीक है, तो कमेंट वगैरह करो, कोई डाउट्स वगैरह हैं तो, और अगर आपके कोई पर्सनली कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो. इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस आल्सो, देयरफॉर यू कैन मेंशन. और कमेंट के रिगार्डिंग याद रखा करो, मैं सबके पर्सनली कमेंट रिप्लाई करता हूं, लेकिन आप लोग जाकर देखते नहीं.
तो अगर आप लोग कमेंट करते हो कि कुछ पूछते हो कि सर ये किस तरह से करें, फॉर एग्जांपल कल कोई पूछ रहा था कि पॉलिटी मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं किस तरह से पढ़ सकता हूँ, मैं उनको भी रिप्लाई करा था। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई करे कि सर ये वाली दिक्कत आती है इस आर्टिकल में, इस वाले आर्टिकल में प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज गो एंड चेक योर कमेंट, जब भी आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया था उस पर जाकर कमेंट चेक कर जरूर करना, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने ज्यादा बात कर ली है, अब इतना ही टाइम नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द वेरी एंड। विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। टिल गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।